चलें देखें, आज जो है ना हम अपने उसको पुरानी चीज़ों को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हमने बना लिया, एक CSS की फाइल हमने बना ली। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर ठीक है। आईडी और क्लास भी बता दीजिएगा दोबारा से ना। देखें, CSS की फाइल आपने बना ली और उस CSS की फाइल को आपको HTML से कनेक्ट करवाना है, वरना वो नहीं चलेगा। तो HTML को CSS से कनेक्ट कराने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे और href के अंदर हम अपने CSS की फाइल का जो नाम है वो दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये मैंने अभी अपने HTML को CSS से कनेक्ट कर लिया। अब देखें, बॉडी को हमने ये पढ़ा था, बॉडी के टैग में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें दिखानी है। तो हम अभी सबसे पहले एक बनाएंगे बटन। ठीक है, तो मैंने बटन बना लिया। अब मैंने बटन बना के उस बटन का मैंने एक नाम रख दिया यहाँ पर, प्रेस मी। ठीक है, ये मेरा जो है बटन है। इस बटन को मैं देखता हूँ वेब पेज के ऊपर किस तरह ये बनकर आया है। तो वेब पेज ओपन हो जाए, यहाँ पर हम चीज़ें कुछ नोट करते हैं। देखें, जैसे कि यहाँ पर बहुत साइड में ऊपर की तरफ एक बटन बनकर आ गया। यहाँ पर देखें, प्रेस मी बटन जो है वो बनकर आ गया। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइन पहले से ना लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं वो मिटा देता हूँ। अब मेरे CSS में पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पूरी फाइल जो है वो एम्प्टी है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगी कि ऊपर की तरफ बटन में थोड़ा सा गैप आ रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इसमें हमारे वेब पेज में बटन जो है उसको मैं कर दूं, बटन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और बटन को मैं टॉप मार्जिन दूं, मार्जिन टॉप, और मैं इससे कहूँ 10 पिक्सल नीचे हो जाए ये। 10 बहुत कम है, मैं इसको 30 पिक्सल नीचे अगर करता हूँ, तो ये जो बटन है इसको मैंने ऊपर से 30 पिक्सल नीचे किया है। ठीक है, अब मैं इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ। इंस्पेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज में राइट क्लिक करते हैं, सबसे नीचे इंस्पेक्ट लिखा होता है, उसके अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो किसी के पास साइड में ये ओपन हो जाती है, किसी के पास नीचे की तरफ ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास ना एक क्लोज का यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है, उसके साथ 3 डॉट हैं। 3 डॉट को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ये बताता है कि आपको ये विंडो नीचे की तरफ देखनी है, आपको ये विंडो साइड में देखनी है, जैसे भी देखनी है आप यहाँ पर सेट कर लें। तो मैं आपको इसको नीचे की तरफ करके यहाँ पर दिखाता हूँ। देखें, अब इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट का टैग है, इसके पास अपना कंसोल है। ये कंसोल क्या है, ये कंसोल यही है जो हम अपने टाइप स्क्रिप्ट में, आपको याद होगा कि यहाँ सर पर, ये दोबारा बताइएगा कहाँ से खोली थी आपने। जी मैं बताता हूँ। देखें, राइट क्लिक करेंगे वेब पेज के ऊपर, सबसे नीचे आएंगे तो इंस्पेक्ट का आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगी तो आपके पास इस तरह एक ब्लैक विंडो खुल जाएगी। आपके पास हो सकता है साइड में ओपन हो इस तरह, तो आप इसको 3 डॉट जो यहाँ पर हैं, कस्टमाइज एंड कंट्रोल डेव टूल, इसको डेव टूल बोलते हैं, बिल्कुल इसको डेवलपमेंट टूल बोलते हैं। ये जो विंडो है, इस डेव टूल को आपके पास ऑप्शन है नीचे की तरफ रख लें या साइड में रख लें, आप इस 3 डॉट से कर सकते हैं। तो इसको हम ज़रा देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। एलिमेंट्स है, ठीक है, कंसोल है, कंसोल का टैब है, और भी सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। तो एलिमेंट का जो टैग है, ये जो वेब ब्राउज़र है ना आपका, ये वेब ब्राउज़र बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके HTML को समझता है ये। और कंसोल का जो टैब है, ये कंसोल पता है क्या है, ये पूरा का पूरा नोड JS जो बना हुआ है ना, यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो है आपका बैकटेक से जो हम ये अपने कंसोल को ऑन करते हैं, और कंसोल को फिर हम यहाँ पर कहते हैं ना कि TSC करके हम कंपाइल कराते हैं, फिर हम इससे कहते हैं मेरी फाइल को चला दो नोट करके, तो वो कंसोल पर चलता है। ये कंसोल है हमारा। तो यही जो कंसोल है ये हमें रिजल्ट दिखाता है, कंसोल डॉट लॉग का रिजल्ट दिखाता है। ये जो कंसोल है ये ब्राउज़र के पास अपना भी होता है। तो ये कंसोल का टैब वही है जो आपकी ये ब्लैक वाली स्क्रीन यहाँ पर है, ये जो कंसोल है, ब्राउज़र के पास अपना भी एक कंसोल होता है। यहाँ पर भी आप वही सिमिलर चीज़ें देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखें, console डॉट लॉग, लॉग के बाद मैं यहाँ के ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँ यहाँ पर ताहा,
और जैसे ही एंटर करूँ तो देखें वो ताहा मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, वो मुझे ताहा दिखा रहे हैं। अगर मैं इस कंसोल को बोलूँ कि ये मुझे 2 को प्लस करके दे 2 के साथ, तो ये मुझे 4 दिखाता है। तो मतलब ये जो कंसोल वाला टैब है ये पूरा कंसोल है, पूरा काम करता है, ये समझता है कंसोल डॉट लॉग और मेरी प्रोग्रामिंग को। ये जो एलिमेंट का टैब है, एलिमेंट का जो टैब है उसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड की विंडो आपको दिख रही है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये जो लेफ्ट साइड की ये पूरी की पूरी विंडो है, ये वाली, ये पूरी की पूरी विंडो आपके HTML को समझती है। इसमें आपने जो HTML लिखा है वो तब पूरा का पूरा HTML यहाँ पर भी आ रहा होता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, पहले क्लोज। ये हुआ हुआ है अभी। HTML के टैग के अंदर एक हेड है और एक बॉडी है, हम देखते हैं, मैच कराते हैं इससे। तो क्या हमारे HTML के अंदर हेड का टैग है? बिल्कुल है। हेड के टैग में 2 मेटा, एक टाइटल, एक लिंक है, 4 चीज़ें हैं। देखते हैं इसके अंदर भी है। हेड के टैग को मैं यहाँ छोटे वाले एरो से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेटा 2, एक टाइटल, एक लिंक है। मतलब ये पूरे मेरे HTML को यहाँ पर उठाकर लेकर आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको पता है टाइटल के अंदर क्या होता है? टाइटल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो मेरे वेब पेज का नाम होता है ऊपर। जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ताहा वेबसाइट लिखते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर क्या हो गया, वो ताहा वेबसाइट बन चुका है अब। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है? एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। आपके कोड में तो डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे वो वापस से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ आपकी फाइल को, जो कोड आपने लिखा है उसको यहाँ पर ओपन करके दिखाता है। इस फाइल को चेंज करने से आपकी एक्चुअल फाइल चेंज नहीं होती। ठीक है। तो इससे भी हम देख सकते हैं अपने HTML को कि हमने HTML में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो हेड का टैग बंद हो गया, अब बॉडी का टैग ओपन है। बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो एक बटन बनाया हमने जिसका नाम हमने रखा है प्रेस मी। अब जो ये बटन है ना प्रेस मी, ये इसको दिखा रहा है कि ये आपने टैग लगाया बटन का, और ऊपर यहाँ पर वेब पेज में बटन बना हुआ भी आ रहा है। ये विंडो हमने समझ ली, ये मेरे HTML को समझता है। जो राइट साइड पर आपको यहाँ पर बहुत सारे और टैब मिल रहे हैं, जैसे कि स्टाइल, कंप्यूटर, लेआउट, इवेंट लिसनर, ये भी आपके डॉम ब्रेक पॉइंट, प्रॉपर्टी, एक्सेसिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें और मज़ीद आपको हेल्प करती हैं कि आप किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे। तो इसको दिखाने के लिए मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर खोल लेता हूँ इस तरह, और हम जाते हैं स्टाइल के टैग में। ठीक है, इस स्टाइल के टैग में मैं यहाँ पर इस स्टाइल के टैग को ओपन करता हूँ। एक है मेरा HTML। तो HTML के अंदर देखें, यहाँ पर ना मुझे तमाम चीज़ें ना अपनी HTML की मिलती हैं, लेकिन अभी हमें इससे कोई काम नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटेड का टैब। कंप्यूटेड के टैब में आपके पास ये वाली जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस आपको ये बताती हैं कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और आपके कंटेंट का जो साइज़ है वो कितना है। ये बात हमें समझ में नहीं आई। इसको समझने के लिए हम अपने बटन को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो देखें, ये जो कंप्यूटर का टैब है, इस कंप्यूटर के टैब के अंदर हूँ मैं अभी। मैं अपने जा रहा हूँ इंस्पेक्शन टूल के पास। देखें, ये जो है ना, ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर आपकी विंडो नीचे की तरफ खुली है इस तरह, तो ये भी आपके लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर आ रहा होगा इंस्पेक्शन वाला टूल। तो इस इंस्पेक्शन वाले टूल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ढूंढता है आपके उस एलिमेंट को जिसके ऊपर आप माउस रखेंगे। अभी मैंने वेब पेज के ऊपर माउस रखा है तो ये वेब पेज के बारे में बता रहा है। अगर मैं बटन के ऊपर माउस रखूंगा तो ये मेरे बटन के बारे में बताना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ माउस को रखा है बटन के ऊपर, तो देखें कुछ मुझे ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये जो ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज है, इसको हम अपने इस कंप्यूटर टाइप के बॉक्सेस से समझते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, बटन को। मैंने बटन को जैसे ही क्लिक किया तो अब ये जो मेरा ये है मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग वाला जो बॉक्स है, ये देखें अब मेरे बटन के स्पेसिफिकेशन को इसने बताना शुरू कर दिया। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई 30 मार्जिन ऊपर की तरफ लगाया है हमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 मार्जिन ही लगाया था मैंने CSS के जरिए। और ये कह रहा है कि इस आपके बटन में ना 2 पिक्सल का बॉर्डर भी है चारों तरफ, ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट में। ठीक है। और ये बता रहा है कि
पैडिंग भी इसके अंदर है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वन वन है, लेफ्ट और राइट पर 6 पिक्सल की पैडिंग है। और इसके अंदर अगर मैं आऊं तो जो बटन है ना एक्चुअल, वो है मेरा 60 पिक्सल विड्थ में और 15 पिक्सल हाइट में। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और मेरा एक्चुअल जो बटन है वो, ये मिलकर बटन बनते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखें कैसा होता है कि अगर लेट सपोज मैं एक बटन बना रहा हूँ, और वो जो बटन है वो, ये बटन है मेरे पास, इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ, ये बटन है। ठीक है, अब ये जो बटन है, ये जो बटन है ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो मेरा बटन है, ये तो बटन मैंने बनाया, और उस बटन का कुछ बाय डिफॉल्ट साइज उसने खुद सेट किया है। क्या कह रहा है वो? 60/15। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो ये ऊपर से नीचे तक जो है वो 15 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट रखी है इसने। 15 पिक्सल इसकी हाइट रख दी है इसने। और जो यहाँ से लेकर इसकी विड्थ है वो क्या रखी है, वो ये बता रहे हैं कि इसने 60 पिक्सल रख दिया। 60 पिक्सल ये है, और 15 पिक्सल जो है वो ये है, इसने हाइट और विड्थ रखी है। तो मेरा जो बटन है ना एक्चुअल, वो 60 पिक्सल और 15 पिक्सल का है। इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। आपको पता है मैं CSS में जाऊंगा, जाकर मैं बोलूंगा कि भाई मैं अपनी विड्थ को 100 पिक्सल करना चाह रहा हूँ, तो वो और बड़ा हो जाएगा। मैं हाइट को 15 से 25 करना चाह रहा हूँ, 30 करना चाह रहा हूँ, वो और बड़ा हो जाएगा हाइट में। तो इसको मैं CSS से कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो मुझे साइज मिला वो मिला 60 और 15 पिक्सल। अब हम इसके अंदर की चीज जो हमने कल देखी थी, जिसको हम कहते हैं अपने टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा कौन सा है? टेक्स्ट है मेरा ये जो है ना बटन जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट से, और जो मेरे इसका आउटर है, जो ये वाइट कलर की आपको यहाँ पर आउटर नजर आ रही है बटन के बाहर का हिस्सा, और आपका जो टेक्स्ट है ग्रीन, यूं समझ लें मैंने एक इसको भी, समझ लें कि मैंने इसको भी एक वो दे दिया, बॉक्स बनाकर दे दिया कि ये आपका टेक्स्ट है और ये बटन का आउटर है। इन दोनों के दरमियान जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ से, ऊपर से, नीचे से, यहाँ राइट साइड से, इसको हमने समझा था कि ये पैडिंग कहलाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके बटन का जो टेक्स्ट है ना, जो आपने लिखा है प्रेस मी, उससे आपका जो बटन है, जो बटन का आउटर है, उसके दरमियान ऊपर नीचे 1 पिक्सल और दोनों साइडों में 6 पिक्सल पैडिंग है। तो मैं किस तरह बोलूंगा इसे? मैं इसे इस तरह बोलूंगा कि जो ये है 60 पिक्सल, ये है 1 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ क्या है? 1 पिक्सल है, और नीचे की तरफ भी 1 पिक्सल है, और साइड में 6 पिक्सल है, और दूसरी वाली जो साइड है उसमें भी 6 पिक्सल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अंदर की तरफ का गैप है आपके टेक्स्ट से बटन का आउटर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद क्या है? एक बॉर्डर है। बॉर्डर क्या होता है? हमने बॉर्डर जो है वो देखा तो है, हमें पता भी है, बाहर की तरफ जो एक ब्लैक कलर की लाइन है वो बॉर्डर है। लेकिन बॉर्डर जाहिर है इस तरह हमें समझ में नहीं आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बॉर्डर को, बटन के बॉर्डर को मैं कहता हूँ वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ बॉर्डर को, बॉर्डर की विड्थ जो है उसको मैं कहता हूँ कि वो हो जाए 4 पिक्सल। देखते हैं ये कितना है। ठीक है, अब मुझे बॉर्डर यहाँ पर नजर आ रहा है, और मैं अपने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो ब्लैक बॉर्डर है, ये ब्लैक बॉर्डर, इसकी बात हो रही है। तो वो कहता है कि जो बॉर्डर है ना पैडिंग के बाहर, वो 4 4 4 4 है चारों तरफ। इसको देखते हैं। तो मेरा जो बॉर्डर होता है वो होता है मेरे बटन के बाहर वाला हिस्सा।
जो मेरे बटन के बाहर वाला हिस्सा है वो बॉर्डर कहला रहा है यहाँ पर। तो उसको बॉर्डर से लेकर मेरे बटन के आउटर तक जो यहाँ से गैप बन रहे, ये वाला गैप, सॉरी एक मिनट, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ऊपर की तरफ जो गैप है, नीचे की तरफ जो गैप है, ये कौन सा गैप है? ये है मेरा बॉर्डर। तो क्या ये मेरे बटन के 60 पिक्सल के बाहर है? ये बिल्कुल बॉर्डर क्या है, मेरे बटन के 60 पिक्सल के बाहर है। मेरे बटन का साइज क्या है? वो है 60 पिक्सल चौड़ा, विड्थ मतलब, और 15 पिक्सल उसकी लंबाई मतलब हाइट, 15 पिक्सल। तो ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर ये 15 पिक्सल के बाहर का हिस्सा है, देखें। ये बटन मेरा 15 पिक्सल का है और बॉर्डर जो है वो उसके बाहर का हिस्सा है। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर यही बता रहे हैं वो, कि भाई जो 60 है ना, 60 जो इसकी विड्थ है वो बटन है, उसके बाद 15.5 इसकी हाइट है। पैडिंग मतलब आपके टेक्स्ट के और आपके बटन के आउटर के दरमियान का जो गैप है, पैडिंग, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको बताया है, वो 6 6 है लेफ्ट राइट में, ऊपर नीचे 1 पिक्सल है। और ये तो हो गया आपका बटन पैडिंग, और ये आपका कंटेंट, ये दोनों बटन है। बॉर्डर को कह रहा है ये इसके बाहर का हिस्सा है, बटन के बाहर का जो बॉर्डर है ना वो, जिसको मैंने 4 पिक्सल रख के आपको दिखाया, जो ये बाउंड्री है ब्लैक कलर की, ये। तो ये आपने रखा है 4 पिक्सल, तो ये आपका बॉर्डर है बटन के बाहर का, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मार्जिन आता है। मार्जिन को हमने क्या समझा था, कि मार्जिन को हम कहते हैं स्पेसेस, मार्जिन होते हैं हमारे स्पेसेस। तो बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसेस है, जैसे कि अगर मैं इस बटन को एक डब्बे में बंद कर दूं और मैं कहूं कि ये जो है ये ऊपर और इस तरफ, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये चिपका हुआ है, टॉप से और लेफ्ट साइड से ये 0 0 है, चिपका हुआ है। अब मैं इससे कहता हूँ कि भाई ऊपर से थोड़ा सा गैप ले ले। गैप मतलब स्पेस, और स्पेस को हम सीएसएस में किस तरह कहते हैं? मार्जिन। तो मैं इससे कहूंगा कि ऊपर से थोड़ा सा गैप ले ले, तो मैं कहूंगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल हो जाए, तो वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। मैं इससे कहूंगा 20 पिक्सल हो जाए, वो और नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से जो टॉप है वो लेफ्ट भी होता है, तो मार्जिन लेफ्ट को मैं कहूंगा 10 पिक्सल, वो दूर हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि 20 पिक्सल हो जाए, वो और दूर हो जाएगा। तो ये जो बाहर के स्पेसेस है, मार्जिन का ताल्लुक किससे नहीं है? मेरे बटन के बॉर्डर और मेरे बटन से। ये उसके बाहर का स्पेस है, उसके बाहर का स्पेस है ये। तो ये जो बाहर का स्पेस है ना, इस बाहर के स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं, कि कितना स्पेस चाहिए आपको आउटर बाउंड्री से। आउटर बाउंड्री कौन है? ये जो मेरा ब्राउन कलर वाला डब्बा है, बॉक्स है, इसके अंदर बंद है मेरा बटन। और बटन के अंदर उसका अपना एक साइज है टेक्स्ट का, बटन लिखा हुआ है। फिर बटन के बाद पैडिंग है, पैडिंग के बाद बॉर्डर है। बॉर्डर जो है, मिला विला के ये जो मेरा बटन है ये तैयार हो गया। अब बटन के बाहर की जो स्पेस है मेरे ब्राउन वाले बॉक्स से, उसको हम कह रहे हैं कि मार्जिन है ये। मतलब स्पेस मार्जिन एक ही बात है। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, चारों होते हैं। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों होते हैं मार्जिन, हर तरफ आप स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि मेरे बटन का जो एक्चुअल साइज है वो कितना है। मेरा जो बटन है उसका एक्चुअल साइज है कितना? तो उसको मैं ज़रा कैलकुलेट करता हूँ। देखें, ये कह रहा है कि जो प्रेस मी लिखा हुआ है उसका जो साइज है वो है 60 और 15.5। ठीक है, दोनों डायमेंशंस को अलग। अच्छा देखें, तो यहाँ, जी क्या कह रही हैं आप? तो हम अभी जो है ना डेवलपमेंट टूल को समझ रहे हैं। ये डेव टूल कहलाता है। इसमें अभी हमने दो सेक्शन देखे। अपने लेफ्ट वाला ये जो है हमारा HTML को दिखाता है कि आपने HTML में क्या कोड लिखा हुआ है। और राइट साइड जो है वो, उसमें बहुत सारे टैब्स और हैं, जैसे कि स्टाइल है, कंप्यूटेड है, और भी है, लेआउट, इवेंट लेसन, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे काम की दो है, स्टाइल और कंप्यूटेड।
तो ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर हमें सबसे पहले मिलता है ये बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को हम देखें तो इसमें मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कुछ ब्लू कलर की स्क्रीन है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये मेरे पूरे बटन, मैंने एक ही चीज़ बनाई है अपने वेब पेज में, बटन। इस बटन के पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो राइट साइड पर कंप्यूटर टैब में ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है। बटन के अंदर क्या क्या चल रहा है, मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर है, उसके अपना टेक्स्ट का कंटेंट है, ये है। तो अब हमें भी ये बात समझना पड़ेगी कि मार्जिन क्या है। मार्जिन एक स्पेस है जो कि बटन के बाहर की तरफ होती है। ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि आपने मार्जिन को 30 रखा है, तो ऊपर से गैप 30 आपने रखा है। फिर आपने नीचे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपने कोई मार्जिन नहीं दी, तो वहां पर वो माइनस का निशान दिखा रहा है, आपने कोई मार्जिन नहीं दिए, कोई स्पेस नहीं है, मार्जिन यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है। नीचे राइट साइड, लेफ्ट साइड पर, बस ऊपर आपने बोला कि मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, तो वो दिखा रहा है कि हाँ। वो हम देखते हैं ऑरेंज कलर से। मार्जिन का कलर क्या होता है, ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कलर ये हमें दिखा रहा है, अगर आप अपने बटन में देखें ना, तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर है ये मार्जिन है, और यही मार्जिन 30 पिक्सल है जो आपके बटन को स्पेस दे रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर ये ब्लैक वाली जो ये है ना बॉर्डर, वो है। इस बॉर्डर को हमने बोला है 4 पिक्सल, ताकि हमें नजर आए, इसलिए 4 रखा है। तो 4 पिक्सल का बॉर्डर है। उसके बाद पैडिंग है। पैडिंग क्या होता है, आपका जो बटन है, बटन है ग्रे कलर से बटन आपका बना हुआ है। जो ग्रे कलर का बटन है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है, उन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो पैडिंग कहलाता है, और उसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो जैसे ही मैं पैडिंग के ऊपर माउस रखता हूँ तो आपको ग्रीन शेड नजर आ रहा है, और वो ग्रीन शेड ऊपर नीचे की तरफ भी है, लेकिन बहुत छोटा सा है, 1 पिक्सल है, तभी आप देख नहीं पा रहे होंगे उसे। मैं बटन को और बड़ा करता हूँ, अब देखें। शायद आपको ग्रीन ग्रीन 1 पिक्सल का जो ग्रीन पैडिंग है वो ऊपर नीचे शायद नजर आ रहा हो। तो 1 पिक्सल की पैडिंग ऊपर और नीचे है, और बाकी लेफ्ट और राइट पर 6 पिक्सल की पैडिंग है, जिसको वो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर को जैसी मैं, बॉर्डर कौन सा कलर है, बॉर्डर है आपका ऑरेंज कलर है। तो बॉर्डर जो ये है ब्लैक वाला जो था वो आपका बॉर्डर है, ठीक है। पैडिंग क्या है, ये जो ग्रीन वाली पैडिंग आपको इसमें नजर आ रही है, पैडिंग होती क्या है, बटन और आपके टेक्स्ट के दरमियान का गैप। और बाकी जो टेक्स्ट है आपका, उसका अपना एक साइज है, 60 पिक्सल, 15 पिक्सल, इसका अपना एक साइज है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस बॉक्स को समझा, और हम क्या समझ रहे थे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरा ये बटन का टेक्स्ट है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर लिखा है ये पैडिंग है, फिर ये बटन का आउटर है वाइट कलर से, उसके बाहर की तरफ बॉर्डर है। बॉर्डर के बाद जो है ये मेरा बटन होता है ख़त्म। हाँ, हम इसके साइज को कैलकुलेट कर रहे थे, याद आया। तो साइज को इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई देखें, बटन का जो साइज है वो मैं देता हूँ यहाँ पर, विड्थ को मैं देता हूँ 100 पिक्सल, और जो हाइट है आपकी उसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ताकि समझने में हमें आसानी हो। अब ये जो बटन है ना, ये है मेरे, याद रखें इसे, 100 और 50, 100 और 50। बड़ी वाली साइड 100 है, छोटी वाली साइड 50 है, शायद मैं भूल जाऊँ, मैं लिख लेता हूँ। ये है 100 और ये है 50। अब ज़रा आप आ जाएं अपने इसमें कंप्यूटर टैब में, इसमें जो ये है ये क्या कह रहा है कि आपका जो बटन है वो 100 और 50 है। ये तो बहुत सारे साइजेस अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, जैसे कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और फिर आपका टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट को ये क्या कह रहा है, 80/40। 100/50 नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 80/40। तो ये 80/40 क्या है, इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा तो वो मुझे बता देगा कि भाई 80/40 जो है ना वो ये है। आपकी जो पैडिंग है वो, और जो आपके बटन का आउटर है वो, उससे अंदर अंदर, मतलब जो आपको ब्लू वाला एरिया नजर आ रहा है प्रेस मी जिसके अंदर बंद है, वो है 80/40, जो कि आपका बटन का कंटेंट है। पैडिंग को देखते हैं। पैडिंग जो है
ऊपर नीचे 1 1 पिक्सल है, साइडों में 6 पिक्सल है। ठीक है, तो जो मेरा बटन है ना, वो पैडिंग को और मेरे अंदर वाले कंटेंट के उसको मिलाकर कितना बनता है, 6 6 12, और 12 और 80, ये बनता है 92। 92 बनता है ये, ठीक है। अब हमने तो 100 बनाया, अब 100 में क्या बचा, 8 पिक्सल। अब 8 पिक्सल जो है उसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो 4 पिक्सल बचता है। तो ये 4 पिक्सल कहाँ गया, वो मेरे बॉर्डर के पास है, 4 लेफ्ट के पास है, 4 राइट के पास है। इसके मतलब ये 100 का साइज जो ये कवर कर रहा है, ये 100 का साइज जो कवर कर रहा है, वो 100 का साइज किस तरह बनता है, बॉर्डर के 4 पिक्सल को काउंट कर रहा है, 6 पिक्सल पैडिंग को काउंट कर रहा है, 4 और 6 हो गए 10। 80 जो पिक्सल है वो आपके कंटेंट को काउंट कर रहा है। तो 10 लेफ्ट साइड पर, 10 जी सलमान भाई। हाँ भाई, ये कैलकुलेशन रिपीट कर देंगे? जी, 10 लेफ्ट साइड पर और 10 राइट साइड पर जो है वो आपके बन गए 20 पिक्सल, और कंटेंट आपका 80 पिक्सल है, तो ये टोटल बनता है 100। हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, इसको ना दोबारा से देखते हैं। मैंने भाई देखें बहुत सिंपल सा जो है ना, एक CSS यहाँ पर मैंने लिखी है, देखें। मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ 100 और हाइट 50। अब मैंने तो लिखा विद 100 और हाइट 50। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा जो बटन है वो 100 और 50 का है, लेकिन इसके अंदर बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट, ये 3 चीज़ों में मेरा बटन डिवाइड हुआ हुआ है। अब कौन सी चीज़ कितनी जगह ले रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉर्डर जो है वो कितनी जगह ले रही है। तो जो बॉर्डर है ना, वो ले रही है उस 100 में से 4 पिक्सल, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 4 पिक्सल की जगह जो है वो कौन ले रहा है, बॉर्डर ले रहा है। अब पैडिंग है, तो जो पैडिंग है वो कितनी जगह ले रहा है, वो राइट और लेफ्ट में 6 पिक्सल है, ऊपर नीचे 1 पिक्सल है। राइट लेफ्ट की ही बात करते हैं, ऊपर नीचे बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी राइट लेफ्ट की बात करते हैं। तो बॉर्डर ने 4 4 लिए, पैडिंग ने 6 6 लिए। लेफ्ट साइड वाला 4 और 6 बनते हैं 10, राइट साइड वाला 4 और 6 बनते हैं 10 पिक्सल। तो ये दोनों 10 और 10 हो गए 20। और जो मेरे कंटेंट एरिया है वो है 80 पिक्सल का। तो 20 और 80 होते हैं 100। तो ये इस तरीके से 100 पिक्सल में डिवाइड हुआ हुआ है, जिसमें बॉर्डर और पैडिंग है और मेरा कंटेंट है। इसी से आप ऊपर नीचे वाले को भी समझ सकते हैं। 40 का क्या है, आपका कंटेंट है, ऊपर नीचे 1 1 पिक्सल है, उसके ऊपर 4 4 पिक्सल के बॉर्डर हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 4 और 1 होता है 5। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 4 और 1 होता है 5। ऊपर का 5 नीचे का 5 मिलकर होते हैं 10 पिक्सल, और 40 का कंटेंट है, तो 10 और 40 हो गए 50। तो आपने जो इसका साइज रखा है ना 100 बाई 50, इसके अंदर बॉर्डर, पैडिंग और आपका कंटेंट, ये 3 चीजें आ जाती हैं। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन आपके बटन के बाहर की तरफ की स्पेस को कहते हैं। बाहर की तरफ के स्पेस को ऊपर कर दें, लेफ्ट साइड पे कर दें, राइट पे कर दें, नीचे ऊपर, उस स्पेस को दूर करना, उसको मार्जिन हम कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये कंप्यूटर टैब जो है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और ये किस तरीके से हम जो साइज देते हैं वो बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट में डिवाइड होता है। और अगर यस यस आप सर। देखना भी यस चाहें सर। तो आप किस तरह देखेंगे, दोबारा से देखते हैं। ऐसे वेब पेज पर आए, इंस्पेक्ट पर गए, यहाँ पर आप कंप्यूटर टैब में जाएं, इस टाइल के अंदर भी ये मौजूद होता है। सबसे नीचे होता है कंप्यूटर में, ऊपर मिल जाता है, ऊपर मिल जाता है यहाँ पर। तो ये है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा था अपने डेव टूल को। तो डेव टूल में यहाँ पर स्टाइल भी है और कंप्यूटेड भी है। तो इसको मैं ज़रा करता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं इस टाइल के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एलिमेंट स्टाइल है, वो हमारे काम का नहीं है। बॉडी के पास आ जाते हैं। बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी मेरा वेब पेज है। और बॉडी के पास क्या चीज़ें हैं, बॉडी के पास एक ब्लॉक एलिमेंट है बॉडी। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मार्जिन है
बॉडी के पास ना मार्जिन है 8 पिक्सल। अब ये मार्जिन क्या है ना, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था। ये जो मार्जिन 8 पिक्सल है, इसके तवज्जो से हम देखते हैं। देखें, मैं अपने बटन को बोलता हूँ कि तमाम जितने भी CSS मैंने लिखे हैं हटा देता हूँ। अब जो मेरा बटन है, उसको तो मैंने नहीं बोला ना कि ऊपर से नीचे हो जाओ और लेफ्ट साइड से भी थोड़े से दूर हो जाओ। तो ये दूर हुआ कैसे, इसको तो बिल्कुल ऊपर और लेफ्ट साइड पर बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए मेरी स्क्रीन से। तो ये ऊपर की तरफ गैप दे रहा है, वाइट कलर का जो गैप आपके वेब पेज का है, कौन सा वाला, ये गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप। ये गैप आपके पास कहाँ से आ रहा है, जो ये आपका वाइट कलर का वेब पेज है ना, इसके पास बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल मार्जिन रखा हुआ है इसने। नज़र हमें नहीं आता, तभी हमारी चीज़ें जो बनाते हैं ना, वो ऊपर से और साइड से थोड़े दूर दूर होके बनती है। मार्जिन की वजह से मैं माउस लेकर जाऊंगा तो अब मुझे पता चला कि ये जो पूरा ऑरेंज है, ऊपर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, नीचे की तरफ, ये जो पूरा का पूरा, ये जो इसको हम कहेंगे, ये जो एक पट्टी है पूरी, ये चारों तरफ अराउंड में इसके 8 पिक्सल का मार्जिन लेकर इसने रखा हुआ है। अगर इसको मैं और अच्छे से देखना चाहूँ, तो मैं ये जो 8 पिक्सल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसे चेंज कर पाया तो, मैं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं इसे चेंज करूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं इसे जो है चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप देख ज़रूर सकते हैं कि 8 पिक्सल का जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास है। तभी मेरा बटन जो है वो ऊपर और लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड से भी थोड़ा दूर हुआ हुआ है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है भाई कि देखें, आपने यहाँ पर बोला मार्जिन ऊपर से ले ले गैप कितना, 30 पिक्सल का ऊपर से गैप ले ले। मैं ये समझ रहा हूँ कि 30 पिक्सल का गैप जो है वो मेरे यहाँ से लेकर ऊपर तक है। लेकिन वो क्या कर रहे, वो, मैं इसके अगर पेंसिल को थोड़ा यहाँ, जी देखें, मैं समझ रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप है 30, 30 दिया ना मैंने, 30 पिक्सल। लेकिन वो ऐसा है नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो 30 पिक्सल कहाँ से काउंट कर रहे हैं, वो 30 पिक्सल काउंट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो ऊपर का गैप है ना वो 8 पिक्सल, वो बॉडी का अपना गैप है। तो 38 हो गया ना, 38 तो नहीं चाहिए था, मैंने तो 30 पिक्सल बोला था इसको नीचे करने। 8 पिक्सल बाय डिफॉल्ट उसने उस बॉडी, जो मेरा वेब पेज है, बॉडी वेब पेज एक ही बात है। तो वेब पेज के पास जो बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल है वो इसने ले लिया। अब 30 जो मैंने बोला नीचे होने, तो वो 38 नीचे हो गया। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत सर में दर्द करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप अक्सर देखेंगे, अक्सर आप ये देखेंगे कि जब भी काम स्टार्ट होता है CSS में, तो आप यहाँ पर लिखते हैं इस टैरिक का साइन। इस टैरिक मतलब क्या होता है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा है ऑल। जब हम कहते हैं ना कि तमाम चीज़ें, तो हम क्या इस टैरिक का साइन लगा देते हैं। टैरिक मतलब ऑल, तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं कुछ CSS की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो मैं इस टैरिक को ये बोलूँगा कि मार्जिन जो है, मार्जिन है, ये देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि 8 पिक्सल मार्जिन है बॉडी के पास। तो मैं मार्जिन को बोलूंगा कि भाई, और आप ये भी देखिएगा, मैं अभी CSS हटा देता हूँ ये, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये देखें, ऊपर और लेफ्ट साइड का जो गैप है, मैं इससे बोलूंगा कि भाई मार्जिन को ना, मार्जिन को ज़ीरो करो, जितने भी मार्जिन है सबको ज़ीरो करो। तो उसमें बॉडी भी शामिल है। अब देखें, बॉडी का जो मार्जिन है वो ज़ीरो हो गया, और मेरा जो बटन है वो ऊपर और लेफ्ट साइड पर चिपक गया जाकर, वो कॉर्नर पर चला गया। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन मैंने दिया था वो ख़त्म कर दिया मैंने CSS में ये बोलकर। इस टार की जगह अगर आप यहाँ पर लिखें बॉडी, तो बॉडी से भी आप बॉडी को ही टारगेट कर रहे हैं। और इस तार से आप बस ये कह रहे हैं कि जितने भी मार्जिन है वो सब ज़ीरो हो जाएं। सॉरी, यहाँ पर इस तार आएगा, दोनों से क्या होगा, मार्जिन उसका ख़त्म हो गया। अब आप देखें राइट साइड पर सीधे हाथ पर, ये जो बॉडी हम इस साइल के अभी टैब के अंदर है, वो हमें दिखा रहा था कि डिस्प्ले ब्लॉक है और मार्जिन 8 पिक्सल है। यहाँ पर उसने काट दिया इसे, वो कह रहा है अभी मार्जिन कुछ भी नहीं है।
8 पिक्सल नहीं है, मैं माउस भी रख रहा हूँ ना तो ये बता रहा है कि मार्जिन कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो देखें वो मार्जिन फिर से आ गया, और मार्जिन फिर से मेरे वेब पेज के ऊपर आ गया। तो ये है बाय डिफॉल्ट वेब पेज का मार्जिन। इसको या हम अक्सर लिखेंगे, और आप भी अगर किसी ट्यूटोरियल को देखकर आप कुछ बनाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो ऐसे सार करके मार्जिन ज़ीरो ज़रूर लिखते हैं वो लोग। मार्जिन भी ज़ीरो करते हैं, और पैडिंग को भी बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मार्जिन हैं जितने भी पैडिंग है उन तमाम चीज़ों को वो ज़ीरो कर देते हैं। और वो यूं करते हैं कि भाई मैं जब मैं जब खुद से अपने बटन को बोलूंगा कि 30 पिक्सल नीचे आना है तो वो 30 पिक्सल ही नीचे आए, ना कि उसमें कोई अलग से पेज का मार्जिन या पेज के अंदर जो पैडिंग है वो शामिल हो। इसलिए मैं कहता हूँ इसको कि मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो। क्या यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन को हम इस ऐसे करके हटा देते हैं वेब पेज के? जी क्लियर है, कोई इशू नहीं है जी इसमें। सब क्लियर है। बिल्कुल। अब देखें एक एक चीज़ है, आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि बॉक्स साइजिंग लिखा होता है और बॉर्डर बॉक्स लिखा होता है। आप में से किसी ने नोट किया है कि इस तरह यस भी सर। लिखा होता है? ये क्या चीज़ होती है? यस सर। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या चीज़ होती है? सर नहीं मालूम। सर जो हमारा वेब पेज है वो हमें पूरे का पूरा चाहिए। हमने उसकी साइजिंग जो सेट कर दी है मार्जिन जीरो करके और पैडिंग जीरो करके। वो तो यस सर यही है। वो तो तो मार्जिन बात तो पैडिंग से यही कर होती दिया। है। मार्जिन पैडिंग ज़ीरो ज़ीरो करके जो स्पेसेस थे ख़त्म कर दिए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो है ना, वो उसका ताल्लुक क्या है, वो क्यों लिखा फिर? नहीं भी लिख रहे सर थे हम तो जो अभी फ्लेक्स वगैरह का काम करेंगे शायद उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको नहीं पता। देखें तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो है ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम इसलिए लिखते हैं कि अगर मैंने आपको बोला, बल्कि इसको क्लीन कर लेते हैं, 1 मिनट रुके। अगर मैंने आपसे ये बात बोली कि जो आपका ये बटन है वो है, कितना है वो, 100 पिक्सल है, और ये जो आपकी इसकी हाइट है वो 50 है, तो बॉर्डर को ना आप जो बना रहे हो, या पैडिंग है या जो बॉर्डर है, उसको ना अलग से मत लगा देना, अलग से मत लगाना कि 4 पिक्सल का बॉर्डर जो है वो यहाँ पर वो लगाकर कह रहा है कि 4 पिक्सल बॉर्डर जो है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया आपके लिए, और मैंने इसको बोला कि भाई 100 पिक्सल पे बटन को बनाना था, लेकिन आप ये देखेंगे कि बटन का साइज 100 पिक्सल करके, और वो कहता है कि भाई बॉर्डर जो है वो बाहर की तरफ मैं लगा रहा हूँ। जब हम ये लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इससे ये होता है कि मैं इसको फोर्सफुली ये कह रहा हूँ कि जो भी है, बॉर्डर है, पैडिंग है, कंटेंट है, मार्जिन को छोड़ के, क्योंकि मार्जिन बाहर के स्पेस को कहते हैं, मार्जिन को छोड़ के क्या बचा? बॉर्डर बचा, पैडिंग और कंटेंट। वो तमाम की तमाम चीज़ें ना जो साइज मैंने दी हैं 100 पिक्सल, उसके अंदर अंदर ही रखना है आपको। मतलब अब ये जो बॉर्डर है, ये अगर बॉर्डर बनेगा भी तो ये बनेगा मेरे ऐसे अंदर की तरफ, और ये कोशिश ये करेगा कि 100, कोशिश क्या करेगा, ये यही करेगा कि 100 से ज़्यादा मेरे बटन को बड़ा होने नहीं देगा। इसलिए हम इसको रखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में। अब आप ये देखेंगे कि अगर आपने बॉर्डर दिया भी है 4 पिक्सल तो वो आपके 100 के अंदर अंदर ही बनेगा, पैडिंग अंदर अंदर ही बनेगा, और जो वो है कंटेंट वो अंदर अंदर ही रहेगा 100 के। अगर आप 50 वाली साइड की बात करें तो उसका बॉर्डर, उसकी पैडिंग, उसका कंटेंट वो इसके अंदर अंदर 50 के अंदर ही रहेगा। ये हम फोर्सफुली बता रहे हैं ये लिखकर कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो भी साइज मैंने दिया उसका एक बॉक्स बना लो,
बॉक्स साइजिंग मतलब जो भी साइज मैंने दिया उसका एक बॉक्स बनाओ, और उसके अंदर अंदर ही मार्जिन, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई पैडिंग दे दिया या कोई मैंने कंटेंट के साइज को छोटा बड़ा कर दिया, कुछ भी किया, तो आप जो है वो उसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के हिसाब से ही डील करना, उससे बड़ा मत करना, वरना मेरे साइजेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मैंने अगर बोल दिया 100 होना चाहिए विड्थ और 50 होनी चाहिए इसकी हाइट, तो मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा इसको ऊपर जाने नहीं देगा, 50 से ज़्यादा इसे बड़ा करने नहीं देगा, ये करता है हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर मैं ना लिखूं तो अब कुछ चीज़ों में क्या होगा कि मैं साइजेस दे रहा हूँ, उसका जो बॉर्डर है वो साइज के बाहर निकल के बॉर्डर बन जाएगा, 4 4 5 5 पिक्सल अगर मैंने दे दिया बॉर्डर, तो साइज तो होगा 100, 4 4 बाहर निकल जाएंगे, 4 उधर से 8 हो गए, 108 का बटन बन जाएगा, 108 पिक्सल का बटन बन जाएगा। ये लिख दूंगा तो अब मुझे पता होगा कि मैंने बोला है ना 100 पिक्सल, तो 4 पिक्सल अगर बॉर्डर बनाऊंगा तो 100 के अंदर की साइड ही बनने वाला है वो, 100 से बड़ा मेरा बटन नहीं होगा। तो समझ आया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम किस लिए यूज करते हैं यहाँ पर। ये 3 चीजें यस आप सर। कॉमन देखेंगे, बिल्कुल हर कोई सर, लिखता है। समझ आ गया। इसमें और सर इसमें जो एक और मतलब ऑप्शन है कंटेंट बॉक्स, सर उसका क्या काम है? कंटेंट बॉक्स, फिर एक ट्रांजिशन भी होता है, ईज सर इन वो ईज पिक्चर्स आउट, वगैरह के ये लिए क्या होता होता है। है? कंटेंट बॉक्स को भी हम और देखते हैं और ट्रांजिशन को भी हम देखते हैं, वो दोनों चीजें हम आगे देखेंगे। सर की फ्रेम्स भी होते हैं। जी जी, वो तो एनिमेशन में हम अच्छा उसको, वो अब तो पता बात है क्या बात की बात है। हाँ भाई, जी जी। अब पता है क्या, टाइपिंग ग्रुप में ना कोई आपको पढ़ा नहीं पा रहा, तो वो उसमें हाँ, अब इसमें जो है ना सब आपको पढ़ाएंगे। असल में फ्रेम नहीं, में क्या होता है, कंटेंट में क्या होता असल में है, ये थोड़ी सी ना, बीआर के टैग में क्या होता है। ये होती है, ये चीज़ क्यों है मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम सब ने जब HTML CSS स्टार्ट किया था तो ट्यूटोरियल्स वगैरह हमने देखे और बनाए भी, बनाने की कोशिश भी की, तो उसमें ये हुआ कि हमने ये तमाम प्रॉपर्टीज अपने सामने इस्तेमाल होते हुए देखे हैं, लेकिन पता नहीं था कि क्यों हो रहे हैं। तो अब हम जैसे जैसे पता चल रहा है ना, तो सर वो रिकॉल हो रहा है, जैसे वो रिकॉल हो रहा है। सलमान खान को याद आता है ना तेरे नाम में, पुरानी बातें जैसे उसको याद आती हैं, तो वो रिकॉल होंगी अब नहीं देखें। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, अब आपसे ज्यादा सब पढ़ाएंगे। अब हाँ, वो आप सुनते रहेंगे कि हाँ ये भी अब हमने इतना यूज किया है, मजा ये भी हमने यूज किया है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे होता है। ये क्यों यूज किया था अब आपको पता चलेगा तो और भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्या बता सकता हूँ। फॉन्ट साइज हमने देखा था, बिल्कुल। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपका टेक्स्ट है, आपका जो टेक्स्ट है जहाँ पर आपने प्रेस मी लिखा है, इस प्रेस मी को आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो आप इसे बड़ा और छोटा किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट के साइज को मुझे 10 पिक्सल करना है, तो फॉन्ट के साइज को 10 पिक्सल, देखें अब वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखें छोटा हुआ ना, इसको यहाँ पर रखते हैं साइड में, इस विंडो को यहाँ ओपन करते हैं और कंप्यूटर टैब बंद करते हैं। अब देखें वो छोटा हो गया ना, और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करता हूँ, 20 पिक्सल करता हूँ, तो वो बड़ा सा हो जाएगा। तो वो मतलब फॉन्ट के साइज को मेरे छोटा और बड़ा कर रही है, ठीक है। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी इसलिए होती है। अब एक चीज होती है बॉर्डर कलर, वो बॉर्डर कलर हम बाद में देखेंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे आपको ये बताना चाहिए, चलें ट्राई करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आए। देखें ये जो फॉन्ट होता है ना, ये फॉन्ट हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। आप सब ने एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर काम तो किया हुआ है, तो आपको भी पता है कि अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट होते हैं, कुछ सीधा होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई इटैलिक होता है, कोई बोल्ड, मतलब अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट होते हैं। तो वो जो फॉन्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हम सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टैटिक वाला जो मेरा ये है, इसके अंदर एक चीज होती है, प्रॉपर्टी नहीं, मैं आपको ये बताया था स्टैटिक वाले के अंदर मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बताता हूँ। क्योंकि मैं ये जो फॉन्ट लिख रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि सब के ऊपर अप्लाई हो। जैसे मार्जिन सबका मैंने 0 लिखा, पैडिंग मैंने बोला तमाम पैडिंग 0 हो जाए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो जाए। तो आपके माइंड में हो सकता है ये सवाल भी आए कि जब बोला आपने 0 करने तो इसका मार्जिन कैसे अप्लाई हुआ। तो ये वाला मार्जिन इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि ये मार्जिन पहले 0 ही था, लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिक
CSS के एलिमेंट को टारगेट करके बोलते हैं ना HTML के, तो वो ओवरराइट कर देता है। मार्जिन को 0 ही रखा था, लेकिन आपने बोला कि भाई अच्छा ठीक है, अब जो है मार्जिन को इसके वाले बटन वाले सिर्फ मार्जिन को टॉप से 30 पिक्सल कर दो, तो उसने 0 को ओवरराइट करके 30 पिक्सल कर दिया, इस तरह ओवरराइट किया इसने। तो स्टैटिक वाला क्या है, तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई होने वाला। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के मतलब किस टाइप के फॉन्ट को मैं सेट करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट फैमिली उसके लिए प्रॉपर्टी है। तो मैं ज़रा अपने सर रिकॉर्ड कर लीजिए। सर हम गूगल में जाएंगे। जी जी फॉन्ट स्टाइल तो बोल लेना, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली देखें, फॉन्ट फैमिली क्या होती है, अलग अलग टाइप की फैमिलीज बनी हुई हैं इसमें, और आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉन्ट फैमिली है, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस जी सर। सर। तो देखें, फॉन्ट फैमिली जो है ना, उसके अंदर सजेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको सजेशन ओपन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल स्पेस को जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो कंट्रोल स्पेस को क्लिक कैसे करूंगा, मैं प्रेस करूंगा, हाँ देखें, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं अलग अलग टाइप की, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं। कोरियर जी न्यू, मैं यही तो पूछ रहा था, ये फॉन्ट स्टाइल ही है ना? हाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फॉन्ट के स्टाइल डिफरेंट हैं, ये फॉन्ट डिफरेंट के, फॉन्ट्स जी डिफरेंट फॉन्ट्स कहलाते हैं। जी जी, ये डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स ही हैं। इनको हम फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो फॉन्ट फैमिली लिखा मैंने, और मैं अब यहाँ पर मुझे क्या क्या मिलता है देखें मैम फ्री ये में। हमने खोला भी। जी, ये ऑप्शन हमने खोला कैसे? कंट्रोल स्पेस को एक साथ आप प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर आके सेमी कॉलन से पहले, तो वो आपको सजेशन दिखा देगा। सही है, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर देखें फॉन्ट फैमिलीज हैं, तो मैं आप लोग के थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा देखें, फॉन्ट फैमिली है यहाँ पर। फॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हैं। कुरियर है, न्यू कुरियर, मोनो स्पेस, फ्रैंकलिन, और बहुत सारी गिल सैन। तो ये तमाम चीज़ें मिली हुई हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ एक को ना, आप देखें मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, लेकिन आपको देखना है प्रेस मी को, ठीक है, ताकि आप चेंजिंग देख पाएँ। मैं तो यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, आप प्रेस मी को देखिएगा जो बटन के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्या वो चेंज हुआ? वो बिल्कुल चेंज हुआ। तो ये है एक स्टाइल। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और दूसरा ट्राई करता हूँ, तो बिल्कुल वो इस वाले को भी उसने चेंज किया। तो इसके मतलब ये कि अलग अलग टाइप की फैमिलीज हैं, उनके अलग अलग स्टाइल बन जाते हैं फ़ॉन्ट के हमारे उससे। अब ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या है, सबसे अजीब सी चीज़ उसमें ये कि ये क्या लिखा हुआ है, कुरियर न्यू, कुरियर कॉमा लगाकर कुरियर, फिर मोनो स्पेस, ये तीन तीन चीजें क्या लिखी हुई हैं, आप में से किसी को पता है? यस सर, ये तीनों एक जैसे मिलते जुलते ही फॉन्ट है, मतलब एक ही फॉन्ट है, उनके तीन नाम है। बिल्कुल जबरदस्त। सही, आपको जब भी नहीं तो पता? सर ये तीनों तीनों मिलके सर एक नया फॉन्ट बना। जी बिल्कुल, देखें मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो होता कैसा है कि आपके पास ब्राउज़र होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, सर मैं यही माइक्रोसॉफ्ट, बोलने वाली थी। बोलें बोलें। नहीं सर, मैं यही जवाब देने वाली थी, मैंने कहा लेकिन फिर आप कहेंगे आपको भी नहीं पता। नहीं सर नहीं, आज थोड़ा सा दरताशा को पढ़ा लेते हैं। नहीं नहीं, आप बताएं कि क्या है, ये सर तीनों मुझे तो अलग लगा अलग। आप दोबारा खाएंगे, जबरदस्त आपने गलत जवाब दिए। बहुत अच्छे जवाब दे रही है दरताशा, बहुत अच्छा पढ़ा रही। मेरे पे बताएं। नहीं सर, बेइज्जती। नहीं सर, अब रिफ्लेक्शन आप तो बहुत अच्छी पढ़ाई है उन्होंने, बॉक्स साइजिंग की। अच्छा अच्छा, देखें मैं बताता हूँ। तो आपके पास ना अलग अलग ब्राउज़र होते हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, मोज़िला है, ओपेरा है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ब्रेव ब्राउज़र है। तो ये अलग 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 टाइप के ब्राउज़र हैं। अब कुछ ब्राउज़र के अंदर हो सकता है कि आपका ये वाला जो फॉन्ट है कुरियर न्यू, हो सकता है वो ना चले।
तो इसके लिए हम बैकअप फॉन्ट रखते हैं दूसरा वाला, कि भाई अगर ये नहीं चला ना तो ये चला देना। और अगर ये वाला भी नहीं चला उस ब्राउज़र के, जैसे कि सपोज करें आपने एक वेब पेज डिज़ाइन की और उस वेब पेज को आपने बोला कि ये मैं गूगल क्रोम पे बना रहा हूँ, अब एक बंदा है वो ब्रेव ब्राउज़र पे खोल रहा है या सफारी पर ओपन कर रहा है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ब्रेव ब्राउज़र या सफारी के अंदर कुरियर न्यू का जो फॉन्ट है वो नहीं है। मुझे उम्मीद है होगा, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि नहीं है। तो कुरियर न्यू अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर वो दूसरे वाले को देखेगा कि कुरियर चला दो भाई, अगर कुरियर न्यू नहीं है तो। और अगर कुरियर भी नहीं है तो वो मोनो स्पेस चला देगा। तो ये जो है ना, ये बैकअप फॉन्ट होते हैं। और इसको अगर आपको देखना है ना तो मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 3 फॉन्ट फैमिली बनाता हूँ। अब मैं यहाँ से 2 को करता हूँ कमेंट, और एक में से मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखें कुरियर न्यू जो है वो ये है, प्रेस में देखें कैसा हो गया, ये कुरियर न्यू है। अब कुरियर न्यू जो है उसको मैं कमेंट बाद में करता हूँ, पहले इसको सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कुरियर को, कि कुरियर दिखने में कैसा है। इसको कमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। नहीं नहीं सर इसको डबल लाइन से कमेंट नहीं करते सीएसएस में? नहीं, इसमें कमेंट इस तरह होता है, स्लैश स्टैरिक स्टैरिक स्लैश। ठीक है सर। तो देखें कुरियर किस तरह है, कुरियर भी दिखने में इसी तरह ही है, ऑलमोस्ट इसी तरह ही है। कुरियर न्यू और कुरियर नाम भी मिलते जुलते हैं, तो दिखने में भी इसी तरह ही है ये भी। मोनो स्पेस जो है, ये देखते हैं मोनो स्पेस कैसा है। तो मोनो स्पेस इस तरह का है, ठीक है। बल्कि अगर आप चाहें तो मैं आपको इस तरह भी तो दिखा सकता हूँ, 3 बटन बनाकर, और तीनों में अलग अलग फॉन्ट, फिर लंबी हो जाएगी, छोड़ें, आईडीज वगैरह देनी पड़ेंगी। ऐसे ही सब, मतलब आपको समझ में तो आया ना कि ये 3 जो है यस सर। हम क्यों बनाते हैं। ये बैकअप फॉन्ट कहते हैं इसको, इसका एक नाम है, इसका एक नाम फॉल बैक फॉन्ट कहते हैं इसे हम। फॉल बैक इसको हम कहते हैं इसलिए क्योंकि अगर ये एक को नहीं चला पाया तो ये दूसरे को चला दे, दूसरे को नहीं चला पाया तो ये तीसरे को चला दे। तो ये बैकअप फॉन्ट होते हैं, तभी ये 3 इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली कोई भी सेलेक्ट कर लें, तो अगर आपको यहाँ पर 3 4 दिख रहे हैं, जैसे कि देखें सैन सेरिफ, वेडाना, जिनेवा, अच्छा ता ये जो है ना ता भाई, जी। ये हर एक जो है ना सब अलग अलग फॉन्ट नहीं है। मैं देख के यही कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जब इसमें अब आपने बताया ना कि पूरी एक फैमिली उन्होंने बनाई हुई है। अब देखें, अब एक चीज़ होती है, आप मेरी बात को समझिएगा। अब एक चीज़ ये होती है कि आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो आपके डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है आप हैं ब्राउज़र के ऊपर डिपेंडेंट, कि ब्राउज़र हो सकता है ब्राउज़र इन चीज़ों को समझे, हो सकता है ब्राउज़र इन चीज़ों को ना समझे, उसके पास इनमें से ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई भी टैक्स ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। या फिर इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि आपने जो अमेज़ॉन देखा है ना, अमेज़ॉन की वेबसाइट, तो वो लोग कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, या गूगल वाले कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वाले कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। तो वो अपने बनाए हुए फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, वो लोग खुद से अपना फ़ॉन्ट बनाते हैं और उस फ़ॉन्ट को वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अमेज़ॉन की वेबसाइट को ओपन करूँ और इस अमेज़ॉन की वेबसाइट से मैं फ़ॉन्ट देखने की कोशिश करूं कि ये कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन वाले, ये देखता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ, और अपने इस इंस्पेक्टर को बोलता हूँ कि मुझे बताए पाकिस्तान, जो इसने लिखा है यहाँ पर इंस्पेक्शन वाले टूल को यहाँ पर। तो आप ये देखेंगे कि फ़ॉन्ट के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ फ़ॉन्ट का टैब,
अगर मैं इसको पकड़ पाया तो नहीं हट रहा है वो, ठीक है, आप खुद से देखें। ऊपर देखें, कल ये जो ब्लू वाली लाइन खत्म हो रही है उसके नीचे कलर है, फॉन्ट है, पैडिंग है। तो फॉन्ट के साथ क्या लिखा हुआ है? 14 पिक्सल का फॉन्ट है ये, इसका साइज है। और इस फॉन्ट का नाम क्या है? अमेजोन एम्बर। तो इससे तो यही समझ में आता है कि अमेजोन वालों ने अपना खुद का कोई फॉन्ट बनाया हुआ है ना? हाँ भाई, कहाँ लिखा हुआ है ये, कहाँ लिखा हुआ है? देखें, आपको ये नजर आ रहा है ना, स्पैन लिखा है पर्पल कलर से, जी फिर जी बहुत जी। ब्लू वाली चीजें, उसके नीचे कलर है, उसके नीचे आ फॉन्ट है। गया आ गया आ गया। हाँ, अमेजोन एम्बर, बिल्कुल सही। तो अमेजोन एम्बर, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये इनका अपना बनाया हुआ फॉन्ट है। तो अब सपोज करें कि आपने एक फॉन्ट बनाया, ठीक है, या आपकी क्लाइंट ने बोला कि भाई मैं ये वाला फॉन्ट, इसका कोई स्पेशल फॉन्ट है, तो उसको आप चाहते हैं कि वो वाला फॉन्ट जो है वो उसकी वेबसाइट में लगे, वो ये चाहता है। और ऐसा होता है जब इतनी बड़ी कंपनी बना रही है फॉन्ट, तो मतलब कुछ तो होगा ना। या अमेजोन वाले भी कहते हैं कि भाई फॉन्ट से क्या ही करने, जाने दो जैसा भी फॉन्ट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बनाकर लगाया हुआ है। इसके मतलब ये है कि आपका क्लाइंट भी आपसे बोल सकता है। तो वो जो फॉन्ट है ना, उसको हम किस तरह बनाएंगे? ठीक है, वो हम फॉन्ट किस तरह बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्लाइंट आपको देगा फॉन्ट, लेकिन आप क्या करेंगे? हम देखते हैं, सीखते हैं कि हम उस फॉन्ट को अपने HTML में किस तरीके से कनेक्ट करवाते हैं, और ब्राउज़र की मोहताजी हम ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल फॉन्ट में, गूगल फॉन्ट्स के सर अंदर आपका जाएंगे। गूगल भी आपको बर्थडे विश कर रहा है। अच्छा, मैंने देखा नहीं कहाँ पर। सुंदर पिचाई के पास और कोई काम नहीं है? तो देखें, गूगल फॉन्ट, इस गूगल फॉन्ट को मैं ओपन करता हूँ, और इस गूगल फॉन्ट के अंदर ये विंडो मुझे खुल के मिलेगी, जो कि थोड़ी अजीब सी विंडो है, मुझे समझना पड़ेगा पहले। ये लेफ्ट साइड वाली जो चीज़ है इसको तो बंद कर दें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा है रोबोटो, उसके नीचे लिखा है सैनकोफा। ऐसे नीचे नीचे आते जाएंगे तो आपको अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट मिलते जाएंगे, जैसे कि ये है मॉन्सरट नाम का ये फॉन्ट है, और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सर से एक पोपिन पोपिन भी करके होता है कोई। पॉपिंस जो है वो बहुत ही यूज़ होता है, बिल्कुल। और पॉपिंस इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये बहुत रीडेबल होता है। ये पॉपिंस फॉन्ट ही है जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और ये पढ़ना कितना आसान है। एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये पढ़ना बड़ा आसान है ऊपर वाले के कंपैरेटिवली, कि ये जो एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नीचे वाला मेरी आंखों को बिल्कुल समझ में आ रहा है फौरन से। तो जी हम ये देखते हैं कि सर, स्क्रीन के पोपिन और सैंस सेरिफ सेम सेम है, सेंस सेम फॉर्म। सेंस सेरिफ भी बहुत पढ़ने में आसान होता है, और पॉपिंस भी पढ़ने में आसान होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर क्या है, वो वाले फॉन्ट यूज़ करें जो रीडेबल, जिसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ओपन सेंस भी अच्छा है पढ़ने में, ये भी देखें। तो ओपन सेंस को हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे थे यहाँ पर, नीचे और जाएंगे और बहुत सारे आपको मिलते जाएंगे, जो अच्छा लग रहा है। इसको ये देखते हैं थोड़ा, ये रोबोटो मोनो है, इसको ट्राई करते हैं। रोबोटो मोनो को मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक नई विंडो खोल कर देता है। अब इस नई विंडो में मैं जैसे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे रोबोटो मोनो के भी अलग अलग स्टाइल दिखाता है, कि रोबोटो मोनो आपको ऐसा लिखा हुआ चाहिए, ये नीचे नीचे आते जाएं कैसा वाला चाहिए, और मोटा होते जाएगा, वो बोल्ड होते जाएगा। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रीडेबल मुझे लग रहा है, वो मुझे लग रहा है ये लाइट 300 वाला। इसके ऊपर नाम है, देखें क्या है, लाइट 300 इसका नाम है। और इस वाले का क्या है, मीडियम 500 इटैलिक नाम है। इसके नीचे क्या है, बोल्ड 700 इटैलिक नाम है। तो मुझे समझ आया था लाइट 300। अब मुझे ये लाइट 300 चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा लाइट 300 वो मैं देखता हूँ। तो इसको भी यूज़ करने के दो तरीके हैं, और इसमें से हम तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले कि इन गूगल फॉन्ट्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं वो सीखेंगे।
तो हो सकता है कि आप में से किसी के पास ना यहाँ पर ऊपर की तरफ मेरे पास एक शॉपिंग बैग जैसा बना हुआ है, उसमें वन लिखा आ रहा है ऊपर। हो सकता है आपके पास ये वन ना आ रहा हो, तो आपके पास नीचे आ रहा होगा कुछ गेट फॉन्ट करके या कुछ ऐसा बटन होगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास भी ये वन लिखा हुआ आ जाएगा। अब तीन चीजें सीखनी है इसमें से, और ध्यान से स्क्रीन पे कोई डॉट ना मारे। और अगर मैंने नाम को देख लिया तो देखें, तो कार्ट, ये जो कार्ट है ऊपर, इस कार्ट में वन लिखा है। किसी का आ रहा होगा, किसी का नहीं भी आता तो नीचे कोई बटन बटन होगा, उसको क्लिक करके वो आ जाता है ऊपर। तो ये जो कार्ट है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक नई विंडो खुल गई। ठीक है, खुल गई। अब इसमें मुझे दो बटन मिलते हैं, और क्या क्या मिलते हैं? गेट एम्बेडेड कोड, डाउनलोड ऑल। गेट एम्बेडेड कोड मतलब इसका लेकर यूज कर ले, इसके लिंक को, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। गूगल फॉन्ट की सर्विस बंद हो गई ना, तो फॉन्ट भी यूज नहीं कर पाऊंगा कभी मैं। गेट एम्बेडेड कोड मतलब ऑनलाइन इसके लिंक को उठाकर अपने वेब पेज में यूज कर लूंगा। और नीचे क्या है? डाउनलोड ऑल। डाउनलोड ऑल के मतलब ये है कि जो ये फॉन्ट इन्होंने मुझे दिया हुआ है ना ऑनलाइन, उसको मैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूँ, और डाउनलोड करके मैं उसको यूज़ कर लूँ, ताकि मुझे गूगल फॉन्ट वालों की मोहताजी ना हो। एक चीज़ मेरे पास देखे ना, आप YouTube पर एक वीडियो देखते हैं, अगर YouTube की सर्विस बंद हो गई तो वो वीडियो नहीं देख पाते आप। लेकिन अगर उसी YouTube की वीडियो को आप डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में, तो YouTube अगर बंद भी हो गया तो क्या होगा, आप देख पाएंगे ना उस वीडियो को। तो ऐसा ही है, डाउनलोड ऑल से क्या होगा, वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। एम्बेडेड कोड से क्या होगा, ये ऑनलाइन है, इसकी सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं। लिंक लिंक विंक दे देगा ये हमें, उस लिंक को हम अपने HTML में लगा के इस फॉन्ट को हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें, दोनों को देखेंगे हम, इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, और एक और चीज़ भी देखेंगे। तो भाई ये देखें, ये गेट एम्बेडेड कोड है, इसको, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी सर्विस लेना चाह रहा हूँ। क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुल गई। अब नीचे आते हैं थोड़ा, जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो मेरे लेफ्ट साइड पर क्या है, यहाँ पर मुझे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ चीज़ें और हैं। एक बटन मिला चेंज स्टाइल के नाम से, इसको क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गया, जैसे कि इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन ये है क्या, करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है क्या देखते हैं। तो ये जो है ना, ये है लाइट 300, यही तो चाहिए था मुझे। और भी बहुत सारे दिखे थे मुझे, जैसे कि मुझे 400 रेगुलर इटैलिक भी दिखा था, लेकिन मुझे कौन सा वाला समझ में आया था, लाइट 300। तो यही चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं इसके वाले ऑप्शन को क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। और ये पहले से हुआ हुआ है क्लिक, क्योंकि एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो सारे के सारे ऑफ हैं, सिर्फ मेरा लाइट 300 वाला ऑन है। इस तरीके से दूसरा भी आप ऑन कर सकते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं। तो आप क्या करें, लाइट 300 वाले चाहिए मुझे, तो लाइट 300 को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया। इसका नाम क्या था, इसका नाम जो भी था, मैं इस मतलब जो भी इसका नाम था, तो उसके अंदर मैंने लाइट 300 वाले को सेलेक्ट किया। ठीक है, मेरे पास और भी रोबोटो मोनो था। सर हाँ, पॉपिंस था ना इसका? पॉबिन्स है। रोबो रोबो करके था। जी, रोबोटो मोनो। जो भी था, जो भी सर था, रोबोटो स्टैटिक था, रोबोटो था। वही था जो आप कह रहे हैं, वही था। देखें, ये जो है ना राइट साइड पर, यहाँ पर लिंक है, वेब, एंड्रॉयड, iOS और फ्लटर। तो वेब जो है ना, उस वेब के अंदर आपको मिलता है लिंक। तो ये जो लिंक है, ये यहाँ से और यहाँ से, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसे करके कॉपी कर लें, या ये कॉपी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कोड कॉपी, इसको क्लिक कर लें। तो आपने क्या किया, आपने इस लिंक को कॉपी कर लिया। अब मैं आऊँगा अपने HTML में। HTML में जो मैंने यहाँ पर लिंक का टैग बनाया ना, अपने स्टाइल डॉट CSS की जो फाइल है उसको कनेक्ट करवाया था, उसके नीचे जगह बनाता हूँ थोड़ी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा उसे, Ctrl+V। अब ये जो Ctrl+V है, इससे मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लिंक जो है वो पेस्ट हो चुकी है। तो क्या वो मेरे
फॉन्ट को अप्लाई कर देगी, ऐसा नहीं होगा, अभी अप्लाई नहीं करेगी। तो किस तरह अप्लाई ये होगा देखते हैं। ये तो देखें, ये पुराना वाला ही आ रहा है ना, प्रेस में इस तरह ही लिखा हुआ आ रहा था। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस वाले से जो फॉन्ट फैमिली में हमने लिखा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा प्रेस में, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना यूज़ कर रहा है, वो वाला यूज़ नहीं कर रहा। तो मुझे यूज़ करना है ये जिसका लिंक मैंने यहाँ पर लगाया है, वो मुझे यूज़ करना है। कैसे करूँगा? अपने गूगल वाले में वापस जाऊँगा। यहाँ पर इन्होंने CSS की देखें दी हुई है, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस सिस्टम UI। तो इस फॉन्ट फैमिली पॉपिंस सिस्टम UI को कॉपी करेंगे आप, और आप आएंगे अपने CSS के अंदर। यहाँ जो स्टैटिक वाला है ना, ये फॉन्ट फैमिली में हटा दें, और जो कोड कॉपी करके लाएं यहाँ पर हम लगा देते हैं। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अनकमेंट करके देखूंगा, बिल्कुल अप्लाई हुआ। तो ये कौन सा फॉन्ट अप्लाई हुआ? जो मैंने गूगल से उठाया है। अब गूगल में बहुत सारे फॉन्ट हैं। वापस आते हैं मेन गूगल फॉन्ट में, क्लिक करता हूँ मैं, ये मुझे सबसे पहले वाले पेज में वापस ले आएगा। अब ट्राई करते हैं ये वाला, ठीक है, ग्रे गो। इस ग्रे गो को ट्राई करते हैं। गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखें ग्रे गो। और ये पॉपेंस वाला तो हो गया ना, बस ये हटा देते हैं। ग्रे गो जो है ये आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ग्रे गो के अंदर देखें, अब वो मुझे दिखा रहा है कैसा वाला चाहिए, रेगुलर 400 चाहिए या क्या चाहिए। तो रेगुलर 400 ही सही है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने कार्ट के पास जाता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ गेट एम्बेडेड कोड। गेट एम्बेडेड कोड में मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे वही वाली स्क्रीन मिल गई दोबारा से। और नीचे अगर मैं आऊँगा तो मेरे पास एक ही है, रेगुलर 400, और ऑप्शन नहीं है इसमें, एक ही ऑप्शन है। वरना नीचे बटन आ रहा था और भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के, इसमें एक ही है, रेगुलर 400। चलें ठीक है, इससे काम चला लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? लिंक चाहिए। लिंक कॉपी करता हूँ, और अपने HTML में वापस जाता हूँ, और ये जो लिंक मैंने पूरा यहाँ से कॉपी किया ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये जो नीचे जगह बनी हुई है यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कर दिया पेस्ट। अब उसके बाद ये कह रहा है मुझसे कि फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ से चाहिए मुझे। ये फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ से कॉपी करता हूँ। पूरा कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि इसने फ़ॉन्ट वेट, स्टाइल और ये सब भी दिया हुआ है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए। बाकी फ़ॉन्ट कितना बड़ा होगा छोटा होगा वो मैं खुद लिख लूँगा, मुझे आता है लिखना। फ़ॉन्ट साइज़ से मैं बड़ा छोटा जो भी है वो मैं कर सकता हूँ। मुझे फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। अब CSS में आए, इस फ़ॉन्ट फैमिली को मिटा दें, और इसको मिटा दें, और इसको पेस्ट कर दें। ग्रे गो के नाम से इसको पेस्ट कर दें। अब मैं देखूंगा, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ इसको अनकमेंट करके क्या ये अप्लाई होगा। तो ये बिल्कुल अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप गूगल के फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं उनके लिंक की मदद से। अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अब हमने प्रैक्टिस कर लेंगे। शॉर्टकट नहीं है, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है सर। नहीं, शॉर्टकट तो नहीं है। मतलब आप किसी और की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके थोड़े से ना नखरे तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब वो आपको अगर कह रहा है कि 4 जगह से सेलेक्ट करना है तो करना है। अगर वो 8 जगह से भी कह रहा होता तो मैं तो उसकी सर्विस ले रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ता। अब चार्जर पेजेस में वो आपको भेज रहा है, तो वो क्या करता है, वो पहले आपको फ़ॉन्ट दिखाता है, फिर कहता है कि फ़ॉन्ट ये वाला ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर भी आप बताएं कौन सा वाला स्टाइल आपको पसंद है, तो आप उस स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। फिर कहता है कि उसके अंदर भी आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो आपको डाउनलोड करना है, लिंक से आपको यूज़ करना है, तो आपने बोला लिंक से यूज़ करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखें, हमने एक बात की, हमने ये बोला कि भाई जो फ़ॉन्ट है ना, वो तो ब्राउज़र ठीक है, ब्राउज़र तक, लेकिन अमेज़ॉन की एग्जांपल में अमेज़ॉन ने अपना फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। तो क्या मैं इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ, या कोई और अगर मुझे कोई फ़ॉन्ट दे तो मैं उस फ़ॉन्ट को कैसे अप्लाई करूँगा अपने उसमें? आपके क्लाइंट ने आपको एक फ़ॉन्ट दिया,
कि ये फॉन्ट लगाना है मेरे वेब पेज में, तो वो किस तरह आप करेंगे? तो वो आप इस तरह करेंगे। हमारे पास देखें अभी कोई फॉन्ट नहीं है, हमारे पास अभी कोई फॉन्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट यहाँ से ही उठा लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और अज्यूम हम ऐसा करेंगे कि हमें वो हमारे क्लाइंट ने दिया है उस फॉन्ट को। तो एक फॉन्ट देखते हैं यहाँ से कोई अच्छा सा, ये जैपनीज उठा लें क्या? जैपनीज उठा लें, उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। आजकल तो चाइनीज भी 4 रुपए आई हुई थी बुराई। तो यहाँ पर रोबोटो ही उठा लेते हैं, ये सबसे सही है। तो रोबोटो को मैंने क्लिक किया, मैंने गेट फॉन्ट किया। जैसे ही मैं गेट फॉन्ट पे आया तो शॉपिंग बैग को क्लिक मैंने किया, शॉपिंग बैग के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, रोबोटो को मैंने रखा। अब ये कह रहा है कि क्या आपको डाउनलोड करना है? तो मैंने बोला जी डाउनलोड करना है मुझे अपने कंप्यूटर में। तो लेकिन ये चेंज भी कर दिया मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं ना कोई। ये उठाते हैं, एक मिनट रुके मुझे ज़रा ना, कोई ढंग के उसको ढूंढने दें। ये ले लेते हैं, प्ले फेयर डिस्प्ले, ये ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग सा है ताकि हमें नज़र आना चाहिए। तो गेट फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। गेट फॉन्ट के बाद जो है मुझे दोनों मिल जाते हैं, रोबोटो रोबोटो नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए प्ले फेयर चाहिए। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जाकर देखता हूँ, तो ये प्ले फेयर डिस्प्ले के नाम से मेरे कंप्यूटर में आ चुकी है ये फाइल। इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मैं। मुझे एक फ़ोल्डर ओपन करके दे देगा ये। इस फोल्डर के अंदर वो मुझसे क्या कहता है, वो मुझे मुझे वो देता है दो फॉन्ट। देखें, दो फॉन्ट देता है वो मुझे, एक है फॉन्ट ये, एक है फॉन्ट ये। इन दोनों का नाम क्या है? इसका है वेरिएबल फॉन्ट, इसका है इटैलिक वेरिएबल फॉन्ट। इटैलिक वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा इटैलिक वाला, वो हमें नज़र भी आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला फॉन्ट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये वो फॉन्ट है जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया यूज़ करने के लिए, ठीक है, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ और उस फोल्डर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर हम अपने काम को करें, उसका नाम है प्रैक्टिस HTML। इस प्रैक्टिस HTML के अंदर आकर मैं यहाँ पर इस फॉन्ट को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अपने VS कोड में आता हूँ। अब VS कोड में देखें, यहाँ पर मुझे प्ले फेयर डिस्प्ले इटैलिक वेरिएबल के नाम का एक फ़ॉन्ट मिल रहा है, जो कि इसके अंदर तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्लिक करने पे, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि एक फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपने उस फोल्डर में लाकर रख लिया इसे, जिस फोल्डर में मेरी तमाम HTML CSS और भी जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखी हुई थी। तो देखें, आपके यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। जो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी की थी और अपने फ़ॉन्ट को यहाँ से लिंक से कनेक्ट किया था, ये भी हटा देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली भी हटा देता हूँ, ताकि ये जो है ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पे हो जाए। और जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो किस तरह दिखता है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, इस तरह दिखता है, प्रेस मी। इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा ही है, इसको हम कर लेते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, अब जो है ना, यहाँ पर मुझे अपना जो फॉन्ट जो मेरे पास है फोल्डर में डाउनलोड करके जो मैं लेकर आया हूँ, इसको मुझे यूज़ करना है। तो मैं किस तरह यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर की तरफ कोशिश करूँगा सबसे ऊपर ही बनाऊँ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने फॉन्ट फेस को। तो वो कैसे लिखते हैं, @ करके यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉन्ट फेस, और इस फॉन्ट फेस के अंदर बाद मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ये नज़र आ रही होगी स्क्रीन मेरी, है ना।
यस सर। यस सर। जी, अब मैं यहाँ पर दूंगा SRC, जो कि सोर्स है, SRC। इस SRC के बाद मैं दूंगा URL। URL एक, यूं समझें कि फंक्शन की तरह, ब्रैकेट भी है उसके पास अपना। SRC की प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर मैं URL को लिखूंगा, और URL में मैं ये बताऊंगा सिंगल कोट के अंदर, या डबल कोट या सिंगल कोट कोई भी हो उसके अंदर, कि मेरे पास है ये वाला फॉन्ट। इस फॉन्ट का नाम बहुत बड़ा सा है, तो मुझे रीनेम करके इसके नाम को कॉपी करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस, एक सेकेंड, Ctrl+A, Ctrl+C। मैंने कॉपी कर लिया इसके नाम को। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर आकर इसके नाम को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे यही नाम था इसका, प्ले फायर डिस्प्ले इटैलिक वेरिएबल फॉन्ट, और भी कुछ है, और इसका एक्सटेंशन भी है। TTF के नाम के जो एक्सटेंशन होते हैं वो फॉन्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो इसका एक्सटेंशन TTF है। सोर्स के अंदर मैंने लिख दिया। ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बोला कि भाई एक फॉन्ट है यहाँ पर, उसको कनेक्ट करना है मुझे अपने CSS से, तो ये मैंने कनेक्टिविटी की है ऐसे करके। यही जैसा मैं अपने HTML में लिंक के टैग के जरिए अपने CSS को कनेक्ट कर रहा था, तो आप यूं समझें कि फॉन्ट को अपने CSS में कनेक्ट करने के लिए मैंने एक फेस बनाया, फॉन्ट फेस, और उस एक चेहरा बनाया, फॉन्ट फेस। उससे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर रखा हुआ है SRC को, मैंने बोला कि भाई इस नाम की एक फाइल है TTF की, वो यहीं साथ ही रखी हुई है। अगर ये किसी फोल्डर में होता ना, तो मैं पहले फोल्डर का नाम लिखता, फिर मैं बताता उसके अंदर इस नाम की एक फाइल है TTF की, वो ज़रा कनेक्ट करना है मुझे। तो ये मैंने बताया। अब मैं क्या बताऊँगा, अब मैं इसका नाम रखूँगा। ठीक है, इसका नाम वैसे प्ले फायर है, तो नाम कैसे रखता हूँ मैं, नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉन्ट फैमिली लिखूंगा। और फॉन्ट फैमिली को मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो है इसका नाम कर दे ताहा फॉन्ट। ठीक है, इसका नाम कर दे ताहा फॉन्ट। अब जो है एक चीज़ और आती है इसमें, और वो इस SRC के साथ आती है। URL के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर, URL के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर आप लिखते हैं सिंगल कोट में ट्रू टाइप। तो ये जो ट्रू टाइप है, या आप फॉर्मेट ट्रू टाइप, या आप क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये आपके ब्राउज़र के लिए, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके ब्राउज़र के लिए होता है कि आपके ब्राउज़र को वो ये बता रहा होता है कि जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं उस फ़ॉन्ट की लोकेशन वगैरह ये है, और इसकी जो टाइप है ना वो हमने एक्सटेंशन में ही लिख दी है। तो इसकी जो टाइप है वो फ़ॉन्ट की टाइप है, तो वो ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करवाता है ये फॉर्मेट ट्रू टाइप। ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया ताहा फ़ॉन्ट, इसको एक नाम दे दिया। अब मैं इस नाम को ना यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा फ़ॉन्ट। बिल्कुल, वो यूज़ मैंने कर लिया। अब अगर देख पा रहे हैं इससे, तो प्रेस मी जो है वो डिफरेंट हो गया थोड़ा। इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखें, कमेंट कर रहा हूँ मैं, देखें प्रेस मी अभी ऐसा है, और मैं जैसे कि अनकमेंट करूँगा तो प्रेस मी इस तरह हो गया। अब मुझे ये तो नज़र आ गया कि ये फ़ॉन्ट चेंज हुआ है, मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई लिंक है जो मैंने गूगल फ़ॉन्ट से लगाया हो? कोई लिंक है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? कोई लिंक नहीं है। नो सर। नो सर। तो ये फ़ॉन्ट अप्लाई कैसे हुआ? इस फ़ॉन्ट को मैंने डाउनलोड किया, अपने फ़ोल्डर में रखा, फिर मैंने एक फ़ॉन्ट फेस बनाया, उसमें SRC के टैग में मैंने बोला कि URL के अंदर इस नाम की फ़ाइल है, उसको ज़रा ढूंढो, और फॉर्मेट ट्रू मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमा भी लगा दें तो बेटर है, एरर देखते हैं, चल रहा है ना ये अभी भी, बल्कि अभी सही से चल रहा है शायद ये। एक सेकेंड रुकिएगा, अगर मैं कॉमा हटा दूँ
हाँ, कॉमा लगाना ज़रूरी है। ट्रू की स्पेलिंग तो सही नहीं है। वो पता है एरर क्यों नहीं दे रहा है? बताएं। वो इसलिए एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, और स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई चीज़ को वो नाम समझता है ना। तो ये फॉर्मेट ट्रू पहुंच तो रहा होगा ये कोड मेरे वेब पेज में, लेकिन ये काम सही से नहीं कर रहा होगा फॉर्मेट ट्रू। तो खैर कोई बात नहीं, ये अभी आप सही से लिखें, ट्रू टाइप फॉर्मेट और कॉमा लगाना ज़रूरी है, इसको मत भूलिएगा। तो लिंक तो वहाँ पर नहीं है। हमने एक फेस बनाया, फॉन्ट फेस, उसके एसआरसी में बताया ये मेरी फाइल है, यहाँ पर रखी हुई है। फॉर्मेट ट्रू बताया मैंने, कॉमा से सेपरेट किया दोनों को, एंड में सेमी कॉलन लगा के अगली लाइन में मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा, अब नाम इस तरह मत रखिएगा जैसे मैंने रखा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ कोई। इसका नाम बेटर है कि आप यही रखें जो इसका नाम है। यहाँ से नाम को कॉपी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप उसी नाम को यूज़ करें। ये जो है, ये आपने फॉन्ट को कनेक्ट करवाया है अपने CSS में, और उसको एक नाम दिया है। यहाँ इस वाले इस सैरिक के कोड में आप फॉन्ट फैमिली लिख रहे हैं, तो आपने उसको यूज़ किया। ये वाला फॉन्ट फैमिली यूज़ करने के लिए, ये वाली जो फॉन्ट फैमिली है, ये आपने नाम देने के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि गूगल फॉन्ट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, डाउनलोड करके या लिंक की मदद से, या हम फॉन्ट फेस किस तरह बनाते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको, हमने यहाँ पर जो है हमने एक बटन बना लिया। बटन में हमने हमने क्या क्या चीज़ें देखी, रिपीट करते हैं थोड़ा। हाइट देखी, विड्थ देखी, मार्जिन देख लिया हमने, बाहर के स्पेस को कहते हैं पैडिंग, अंदर के स्पेस को कहते हैं फॉन्ट साइज़ क्या होता है, फॉन्ट के साइज़ को कहते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। बॉर्डर रेडियस से हम किनारियाँ जो है इसकी वो थोड़े से रेडियस में गोल गोल कर सकते हैं। और होवर सूडो एलिमेंट से क्या होता है, जब आप अपने बटन के ऊपर माउस लेकर जाएं, क्लिक करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ जब माउस लेकर जाएं और उसके ऊपर आप उसमें कुछ एक्शन जैसे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह आप उसके चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है एक्टिव को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक सूडो एलिमेंट है। बटन के क्लिक करने पर वो क्या करता है, आपके उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर को भी हमने देख लिया था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हर एक एलिमेंट के पास उसका एक बैकग्राउंड कलर ज़रूर होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड मेरे पास ये बटन है, इस बटन के पास भी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर की। कुछ जगहों पर बैकग्राउंड कलर से आप उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बटन में शायद मैं कर सकूं। लेकिन इनपुट, जो अभी मैंने आपको पासवर्ड वाला इनपुट दिखाया था, उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो शायद हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूँ? समरीन, सैफ, आप बताएं अगर वो हैं। जी सर। इनपुट के अंदर शायद ना, कलर कलर उससे सॉर्ट करते हैं। इनपुट के अंदर शायद हम बैकग्राउंड कलर से नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड लिख कर करते हैं। तो या जी, तो यहाँ पर जो बटन है उसके साथ मैं ट्राई करूँगा बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर मैं लिखता हूँ, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं लाइट कलर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं टोमेटो कलर बहुत अच्छा होता है, वो ले लेते हैं। तो टोमेटो कलर जो है ना, वो ये है। इसको जो है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है ये अभी, कल लग रहा था बहुत अच्छा ये। अभी देखें, सर इनपुट में तो कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर। सर क्या हो गया इनपुट आपको? पे जो है ना सर, इनपुट में जब हम टाइप स्पेस में हम लोग ने किया था ना सर, उस वक्त वो नहीं आ रहा, उस वक्त मुश्किल है। जी जी जी, सर इनपुट में ले सकते हैं। इनपुट में भी ले सकते होंगे, लेकिन फंक्शनैलिटी के टाइम पे जब कुछ हम चीज़ें हमें कम ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती हैं। प्रॉब्लम हुई जी थी। सर। जी जी, उस वक्त हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किससे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना। तो यहाँ पर देखें, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैंने यहाँ पर कलर दे दिया है, तो बैकग्राउंड के कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और आप सबको ये पता है, आप सबने बटन को कलर दिया था, हमने बॉक्स शेडो भी देखा है। अच्छा, अब हम समझते हैं अपने बटन को, और पैराग्राफ टैग को। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप लिखते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ किस तरह यूज करते हैं, पी लिखकर आप एंटर करते हैं, आपका पैराग्राफ टैग हो जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं दोनों टैग। दो टैग हैं, एक टैग विदाउट स्लैश वाला जो कि पहले लिखा हुआ है, एक है स्लैश वाला जो कि बाद में।
ये दो टैग हैं, इनको हम पेयर टैग कहते हैं। पेयर टैग जो होते हैं वो दो होते हैं, जाहिर है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो पेयर टैग में नहीं होते, जैसे कि लिंक का टैग, ऊपर ये लिंक वाला जो टैग है, ये पेयर टैग नहीं है, ये वॉइड एलिमेंट है। मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हम इसे कहते हैं, वॉइड एलिमेंट भी कहते हैं। सेल्फ क्लोजिंग बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है ना, एक होता है, और पेयर टैग दो होते हैं। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज़ ताहा। आप यहाँ पर नोट करेंगे कि माई नेम इज़ ताहा जो है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ लिखा हुआ क्यों आया? क्योंकि शायद मैंने पी का जो टैग है वो बटन के नीचे यूज़ किया है, तो इसीलिए नीचे आ रहा है, इसीलिए नीचे आ रहा होगा शायद। तो मैं बटन के नीचे एक और बटन बनाता हूँ। अब जब मैंने बटन के नीचे एक और बटन बनाया, तो वो बटन के साथ आ रहा है, तो मेरा टेक्स्ट उसके साथ क्यों नहीं आया? जगह तो थी ना, यहाँ पर देखते हैं, इतनी जगह खाली है, इधर क्यों नहीं आया, नीचे आ गया। और जब मैं बटन बनाता हूँ तो बटन साथ आ जाता है। और बटन बनाऊँ क्या? यहाँ पर दो बटन और बनाते हैं। तो ये जो दो बटन हैं, वो दोनों बटन भी एक साथ एक ही लाइन में आ गए, लेकिन मेरा जो नाम है वो नीचे आ जा रहा है। हो सकता है अलग अलग है ना, पैराग्राफ से बटन का क्या ताल्लुक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बटन को कम करके एक बटन और बनाता हूँ, बटन ही सॉरी, मैं वो बनाता हूँ, पैराग्राफ बनाता हूँ। बटन को यहाँ से दो डिलीट कर देते हैं, दो रखते हैं, और पैराग्राफ बनाता हूँ। एक और पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ हो सकता है पैराग्राफ के साथ आ जाए, एक जैसे ही है ना, और बटन एक जैसे हैं तो इसलिए शायद वो दोनों साथ आ रहे हैं। पैराग्राफ एक बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये भी नीचे आ रहा है, साथ में क्यों नहीं आ रहा है? शायद यहाँ पर जगह नहीं है, जगह तो बहुत है। तो इसके मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ जो है वो नीचे हमेशा आता है, और बटन जो है वो हमेशा साथ में आता है। तो हम समझेंगे सर कैसे? पी का टैग जो है पूरी विड्थ को घेरता है। वो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट इसी को ही कहते हैं ना शायद। सर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देखें, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, आपने मैं यही पूरा तो कह रहा हूँ, ताबे आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी खराब कर दी मेरी एक्टिंग की सारी। पढ़ ही नहीं सर रहे पता ताबे। तो मुझे था, कल लेकिन 7 से 8 में हम पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आप हमें पढ़ाएंगे। अच्छा देखें, दोबारा आते हैं अपने, उसमें आते हैं, कैरेक्टर में आते हैं दोबारा। तो ये जो पी का टैग है, इस पी के टैग जो है ये नीचे की तरफ बना, और बटन का जो है वो एक साथ बना। तो कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनका बिहेवियर होता है कि वो पूरी लाइन जो है ना वो कैप्चर करती है। भले उसके अंदर का कंटेंट थोड़ा सा हो, लेकिन वो पूरी की पूरी लाइन को कैप्चर करती है। राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखें यहाँ पर, अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाऊँ, मैं इसको डेफ टूल को नीचे कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरी की पूरी लाइन। देखें, ये पूरी की पूरी लाइन कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं क्लिक अगर करूँ, और इसको फिर ऊपर लेकर जाता हूँ मैं, देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर टैब में ना इस ब्लू वाले को देखता हूँ मैं। ये ब्लू वाला देखें मुझे क्या बता रहे हैं, ये ब्लू वाला मुझे बता रहा है 555, मतलब जो भी इसकी वर्थ तो इतनी ही होगी, पूरी वर्थ इसकी 555 की होगी। तो ये पूरी की पूरी लाइन को ही कैप्चर कर रहा है। तो जब एक लाइन माय नेम इज ताहा इस पूरी लाइन को कैप्चर करेगा, तो वो जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ तो उसके नीचे ही बनेगी ना, जगह ही नहीं है, जब ऊपर उसने जगह छोड़ी ही नहीं है, तो वो अगली वाली चीज़ तो नीचे ही बनेगी। इसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और बटन जो है, बटन को ज़रा मैं आपको इंस्पेक्शन करके दिखाता हूँ। बटन के ऊपर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ और कंप्यूटर टैब में हम अपने आते हैं,
यहाँ पर जब मैं इस ब्लू वाले को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो ब्लू है, मतलब जो कंटेंट है बटन का, वो उतना ही है जितना वो है, मतलब वो उतनी ही जगह ले रहा है जितना उसका कंटेंट या उसका एरिया है। और ये चीज़ जो है ना हमारे पैराग्राफ में नहीं है। हमारा पैराग्राफ जो है वो पूरी की पूरी जगह ले रहा है और हमारा बटन उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको चाहिए। तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मतलब टैग, बटन भी एक टैग से लिखा है ना हमने, HTML का एक टैग यूज किया बटन का, तो बटन लिखा लिखा आ गया। पैराग्राफ भी एक टैग है, टैग को एलिमेंट भी कहते हैं, दोनों नाम है, टैग बोलें एलिमेंट बोलें एक ही बात है। तो जो HTML के ये एलिमेंट हैं, पैराग्राफ एलिमेंट और बटन एलिमेंट, ये इन दोनों का बिहेवियर अलग है और ये दो ही कैटेगरी में होते हैं आपके तमाम एलिमेंट। या तो वो ब्लॉक एलिमेंट होगा जो कि पूरी जगह घेरता है, या फिर वो इनलाइन ब्लॉक होगा जो उतनी जगह लेता है जितनी उसको चाहिए, जितनी उसकी प्रेजेंस है, जितना बड़ा वो बटन है उतनी ही जगह लेगा। पैराग्राफ वैसा नहीं है, उसके अंदर का कंटेंट भले छोटा हो वो जगह पूरी की पूरी लेता है। इसको चेंज करने का एक तरीका है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम यहाँ पर है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को अगर आप कह दें, सॉरी, हमें यहाँ पर डिस्प्ले ही लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है, पैराग्राफ को टारगेट करके लिखना है। हमें पैराग्राफ से बोलना है कि उसका जो बिहेवियर है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो है ब्लॉक एलिमेंट वाला, पूरी की पूरी लाइन कैप्चर करने वाला। तो यहाँ पर जो है मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई पूरी लाइन कैप्चर नहीं करनी है आपको। तो वो मैं किस तरह बोलूँगा, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एक है ब्लॉक, एक है इनलाइन, एक है इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक जो होता है ना, ब्लॉक याद रखिएगा, ब्लॉक के मतलब होता है पूरी की पूरी जगह घेरने वाला, ठीक है। तो ये ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं क्या ब्लॉक करूँगा, अगर मैं ब्लॉक लिख भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर ब्लॉक एलिमेंट का ही तो होता है। ये ब्लॉक डिस्प्ले ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक होते हैं इनलाइन। इनलाइन इनलाइन को हम बाद में देखेंगे ये क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इनलाइन ब्लॉक है उसमें और ब्लॉक एलिमेंट में, इन दोनों में हम करते हैं डिफरेंस। तो इनलाइन ब्लॉक, अगर मैंने पैराग्राफ को बोला कि अपने डिस्प्ले को ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक कर लो, तो वो उतनी जगह लेगा जितनी उसको चाहिए, और बाद का जो कंटेंट है वो उसके बाद में आ जाएगा। अब ज़रा डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि देखें डेव टूल तो पढ़ना हमें आ गया, कंप्यूटर टैब भी हमें देखना आ गया। तो अब हम समझते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ गया है, तो मैंने इससे क्या बोला और इसने क्या किया। देखें, इंस्पेक्टर को मैं लेता हूँ, मैं जाता हूँ अपने माई नेम इज़ ताहा के ऊपर, नहीं, मैं जाता हूँ अपने आई एम ह्यूमन के ऊपर। तो आई एम एक ही बात है ना, मैंने पैराग्राफ को टैग किया तो दोनों पर अप्लाई होगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था मैं एक के ऊपर अप्लाई करूं और एक के ऊपर ना करूं। मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट रुकेगा, इस पैराग्राफ को मैं दे देता हूं एक अलग नाम, इसको मैं कहता हूं P1, और इससे मैं कह देता हूं P2, ID P2, ठीक है। P1 को हम कहेंगे कि अपने नेचर को चेंज कर ले, ID है तो हम हैश के साइन के साथ लगाएंगे, और P2 जो है उसको वो वैसा ही रखे जैसे वो है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मैं इंस्पेक्टर को मैं यहाँ पर लेता हूँ, आप ये देखेंगे कि माय नेम इज़ ताहा ऊपर वाली लाइन में चला गया। बाय नेचर ब्लॉक एलिमेंट था, पूरी जगह घेरने वाला। हमने उसको बोला कि भाई इनलाइन ब्लॉक हो जाओ, पूरी जगह मत घेरो, जितनी जगह जितना कंटेंट है आपका उतनी जगह आप घेरो। तो जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा इसके ऊपर, तो आपको वो जो ब्लू
वाली चीज़ है जो कि बताती है कि कितनी जगह ले रहा है ये। आप उसको देख सकते हैं कि वो उतनी ही जगह ले रहा है जितना उसका कंटेंट है। इसी चीज़ को इंस्पेक्टर के साथ में अगर नीचे वाले को चेक करूं, आई एम ह्यूमन को, तो वो इतनी जगह ले रहा है जितनी आपकी वेब पेज की विड्थ है, पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है वो। तो नीचे वाला जो आई एम ह्यूमन है वो क्या चीज़ है, वो ब्लॉक एलिमेंट है। और ऊपर वाला जो आपका ये है माय नेम इज ताहा, ये क्या है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इन दो चीज़ों में आप फर्क समझ पाए? जी सर। यस सर। यस सर। जी सलमान भाई आप हैं, चले गए? सो गए। हाँ भाई हूँ तो मैं भी, लेकिन अब जो है ना वही बात के हजम नहीं हो रहा है, टाइम बहुत हो रहा है। चलें तो हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। और यहाँ पर जो है ना, वीडियो देखूंगा पर। देखें, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, माय नेम इज ताहा को मैंने बोला कि अपने डिस्प्ले को ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक कर ले। तो इनलाइन ब्लॉक की खासियत ये होती है कि जितना उसका कंटेंट है उतनी ही जगह घेरे वो, और वो उतनी ही जगह ले रहा है जितना उसका कंटेंट है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट की खासियत ये होती है कि उसके कंटेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, जगह पूरी लेता है, वो पूरी की पूरी जगह वो घेरता है। तो इसको भी अगर आई एम ह्यूमन को मैं कह दूं कि ये भी इनलाइन ब्लॉक हो जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसा होगा, क्या चेंजिंग आएगी, क्या आप बता सकते हैं? उसका साइज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, उसके सर ये बराबर में ऊपर चला चला जाएगा। जाएगा ऊपर बराबर ही में। चला जाएगा, बराबर में साइज में मिनिमाइज हो जाएगा। उतनी जगह नहीं लेगा जितनी जगह अभी ले रहा है। तो इसके मतलब यह है कि वो उतनी ही जगह लेगा जितनी जगह वो लेता है, और वो भी ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट हो गया। अब ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट होने की वजह यह है कि जब मेरे पास ये प्रेस मी का बटन था तो उसने उतनी जगह ली जितनी जगह उसको चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी जगह खाली थी। फिर मैंने क्या बनाया, एक और प्रेस मी का बटन, तो उसने उतनी जगह ली जितनी उसको चाहिए थी और बाकी की जगह खाली थी। अब मैंने अपने माय नेम इज ताहा के पैराग्राफ को बोला कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाए, तो उसने उतनी जगह ली और बाकी की जगह उसने खाली छोड़ दी। अब जो बाकी की जगह थी, मैंने आई एम ह्यूमन को बोला कि इनलाइन ब्लॉक हो जाओ, ब्लॉक पूरी जगह लेता है, इनलाइन ब्लॉक उतनी जगह लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। तो वो भी ऊपर आ गया। अभी मुझे ये बताएं, क्या इस लाइन में और जगह खाली है? बिल्कुल है, और भी अच्छा है इसमें। जी सर है तो। यस सर है। सर एक बात है बताएं तो। कि डिस्प्ले में हम फ्लेक्स भी तो रखते हैं, क्यों रखते डिस्प्ले फ्लैग्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कंटिन्यू करना चाहिए, वरना कुछ लोग बेहोश ना हो जाएं। हम कल स्टार्ट करेंगे। हैं? जी सर। हाँ भाई वीडियो दे दिएगा ताकि वीडियो देख के पढ़ लेंगे।